हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे थैलेसीमिया के बारे में। थैलेसीमिया हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एफएमजी के लिए भी और नीट पीजी के लिए भी, तो इसकी सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम कुछ नॉर्मल चीज़ें देखते हैं। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है अडल्ट हीमोग्लोबिन का? फॉर्मूला ऑफ अडल्ट हीमोग्लोबिन है ना, फॉर्मूला ऑफ अडल्ट हीमोग्लोबिन। अडल्ट हीमोग्लोबिन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा टू बीटा टू है ना। क्या होता है? अल्फा टू बीटा टू। अब याद रखेंगे जो हमारी दो अल्फा की चेन्स होती है, टू अल्फा चेन्स, ये हमारी कितने की बनती है? टू अल्फा चेन्स इज मेड अप ऑफ फोर अल्फा जीन्स है ना। दो अल्फा की चेन्स हमारी बनती है फोर अल्फा जीन्स की। उसके बाद ऐसे याद रखेंगे टू बीटा चेन्स, दो बीटा की चेन्स हमारी बनती है टू बीटा जीन्स है ना, टू बीटा जीन से। तो दो अल्फा की चेन बनाने के लिए हमारे कितने चाहिए? चार जीन चाहिए अल्फा के है ना। और टू बीटा चेन बनाने के लिए हमारे कितने चाहिए? दो बीटा जीन चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ याद रखेंगे। उसके बाद हो गया हमारा हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हम ये टेस्ट करते हैं किसी भी अडल्ट में या हमारे किसी भी चाइल्ड में, तो हमारे यहाँ पे तीन चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होती है। HbA, इसको क्या बोला जाता है? अडल्ट हीमोग्लोबिन। उसके बाद हो गया हमारा HbA2, और HbF का मतलब होता है हमारा फीटल हीमोग्लोबिन है ना। HbA का मतलब हमारा अडल्ट हीमोग्लोबिन, HbA2 हो गया, और HbF का मतलब हो गया हमारा फीटल हीमोग्लोबिन है ना। उसके बाद हो गया हम यहाँ पे हम अडल्ट लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं चाइल्ड है ना। तो जब हम किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल में जब हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो हमारी तीन चीज़ें देखने को मिलती है, अडल्ट हीमोग्लोबिन, HbA2 और HbF है ना। तो जब हमारा बच्चा पैदा होता है तो सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट हीमोग्लोबिन हमारा कौन सा होता है? फीटल हीमोग्लोबिन होता है ना। तो ये हमारा 95% होता है फीटल हीमोग्लोबिन। और जबकि जो जो हमारा फीटस है उसमें जो हमारा अडल्ट हीमोग्लोबिन का परसेंटेज होगा वो कितना होता है? 2% होता है, क्योंकि 38 हफ्ते पे हमारा क्या होता है? 38 वीक्स पे हमारा अडल्ट हीमोग्लोबिन अपीयर करता है फीटस में है ना। तो यहाँ पे हमारा अडल्ट में मतलब फीटस में हमारा कितना होता है? 2% होता है। ठीक है, उसके बाद ऐसे याद रखेंगे जब हमारा कोई अडल्ट होता है ना, तो अडल्ट में हमारा प्रीडोमिनेंट हीमोग्लोबिन होता है हमारा अडल्ट हीमोग्लोबिन 95% होता है ना। और जबकि जो हमारा फीटल हीमोग्लोबिन प्रीडोमिनेंट होता है फीटस के टाइम पे, ये हमारा किसी भी अडल्ट में कितना रह जाता है? ये हमारा रह जाता है 2% है ना। तो हमारा इन्वर्स हो गया ऐसे करके। उसके बाद हो गया HbA2 की वैल्यूज़ हमारी कांस्टेंट रहती है, 3% देखने को मिलती है चाइल्ड में और 3% हमारी अडल्ट में है ना। तो ये हमारी कांस्टेंट रहती है, तो HbA2 वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट है ना। तो ये होता है हमारा हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे थैलेसीमिया। थैलेसीमिया है ना। तो थैलेसीमिया हमारा कैसा डिसऑर्डर होता है? थैलेसीमिया हमारा एग्जाम्पल होता है किसका? क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर का है ना। कैसा? क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। तो हमारा थैलेसीमिया क्या होता है? क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम याद रखेंगे जो हमारा सिकल सेल एनीमिया होता है ना, सिकल सेल एनीमिया हमारा क्या होता है? क्वालिटेटिव डिसऑर्डर होता है ना। तो सिकल सेल एनीमिया हमारा क्या होता है? क्वालिटेटिव डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद हो गया हमारे थैलेसीमिया के कितने टाइप होते हैं? तो थैलेसीमिया हमारा मेजरली दो टाइप का होता है। क्या क्या? अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया, और हमारा कौन सा होता है? बीटा थैलेसीमिया है ना। तो हमारा होता है अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया है ना। अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। तो हमारे अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है और बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है? सबसे पहले याद रखेंगे ये हमारी दोनों कैसी है? ऑटोजोमल रेसेसिव कंडीशन होती है ना। कैसी होती है? ऑटोजोमल रेसेसिव कंडीशन होती है। तो दोनों में लिखेंगे ऑटोजोमल रेसेसिव कंडीशन है ना। यहाँ पे भी लिखेंगे कि हमारी कैसी होती है? ऑटोजोमल रेसेसिव कंडीशन। तो हमारी दोनों में ये चीज़ सेम होती है ना, ऑटोजोमल रेसेसिव कंडीशन। उसके बाद हो गया अल्फा थैलेसीमिया में हमारा क्रोमोजोम कितना इन्वॉल्व होता है? तो क्रोमोजोम नंबर हमारा कौन सा इन्वॉल्व होता है अल्फा थैलेसीमिया में? ये हमारा होता है 16। ठीक है, उसके बाद हो गया बीटा थैलेसीमिया में हमारा क्रोमोजोम कौन सा इन्वॉल्व होता है? तो बीटा थैलेसीमिया में हमारा क्रोमोजोम इन्वॉल्व होता है 11। ठीक है, इसी तरीके से याद रखेंगे जो हमारा जीन कौन सा इन्वॉल्व होता है? तो जीन हमारा इन्वॉल्व होता है अल्फा थैलेसीमिया में हमारा हो गया HbA1 और यहाँ पे हो गया हमारा HbA2। ठीक है, ये दो जीन हमारे इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे ही बीटा थैलेसीमिया में हमारे कौन से जीन इन्वॉल्व होते हैं? तो बीटा थैलेसीमिया में हमारा होता है HBB जीन है ना, HBB जीन। तो ऐसे याद रखेंगे। क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है उसके लिए हमने याद कर लिया हीमोग्लोबिन। ठीक है, और A1 और A2 हमने याद किया अल्फा के लिए, A से अल्फा और A से हमारा A1 और A2 है ना। तो हमारा जीन इन्वॉल्व है HbA1 और HbA2। ठीक है, इसी तरीके से बीटा थैलेसीमिया में B और यहाँ पे हमारा कौन सा जीन इन्वॉल्व है? B, तो HBB जीन है ना। तो अब हमारा पूछा जाता है कि हमारी क्या प्रॉब्लम हुई इसमें HBB जीन में? प्रॉब्लम
इन HBV जीन। तो हमारी क्या प्रॉब्लम हुई HBV जीन में, जो कि हमारे पेशेंट को थैलेसीमिया हो गया है ना। तो इसमें हमारी क्या हुई, म्यूटेशन हुई। क्या हुई, म्यूटेशन हुई। इसको बोला जाता है हमारा नॉन सेंस म्यूटेशन, है ना। क्या बोला जाता है, नॉन सेंस म्यूटेशन। उसके बाद हमारी अल्फा थैलेसीमिया में क्या प्रॉब्लम हुई, तो अल्फा थैलेसीमिया में HbA1 और HbA2। तो हमारी इसमें क्या प्रॉब्लम हुई, तो हमारी क्या प्रॉब्लम हुई, इसमें डिलीशन देखने को मिलता है। क्या हो गया, डिलीशन हो गया। तो अल्फा थैलेसीमिया में हमारा क्या देखने को मिला, डिलीशन देखने को मिला, है ना। और जो हमारा बीटा थैलेसीमिया में, उसमें हमारा क्या देखने को मिली, म्यूटेशन देखने को मिली, है ना। और हम जानते हैं कि जो म्यूटेशन होती है हमारी मोर कॉमन होती है देन डिलीशन, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि म्यूटेशन जो होती है हमारी, म्यूटेशन हमारी मोर कॉमन होती है ना, म्यूटेशन हमारी मोर कॉमन होती है देन डिलीशन। ठीक है, तो म्यूटेशन हमारी किस में देखने को मिली, बीटा थैलेसीमिया में, है ना। तो म्यूटेशन के नीचे लिख दिया बीटा थैलेसीमिया। तो इसी तरीके से बीटा थैलेसीमिया हमारा मोर कॉमन होता है देन अल्फा थैलेसीमिया। ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, कि बीटा थैलेसीमिया हमारा मोर कॉमन होता है देन अल्फा थैलेसीमिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे थैलेसीमिया पढ़ेंगे कितने टाइप का, पहले बीटा थैलेसीमिया कवर करते हैं। तो बीटा थैलेसीमिया में हम पढ़ेंगे थैलेसीमिया मेजर। ठीक है, थैलेसीमिया मेजर। दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे थैलेसीमिया इंटरमीडिया, थैलेसीमिया इंटरमीडिया। ठीक है, उसके बाद तीसरा होता है हमारा थैलेसीमिया माइनर, है ना। तीसरा कौन सा होता है हमारा, थैलेसीमिया माइनर। ठीक है, तो ये 3 पढ़ेंगे हम अभी यहाँ पे बीटा थैलेसीमिया में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं थैलेसीमिया, है ना, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया मेजर। तो थैलेसीमिया मेजर में हमारा सबसे पहले तो याद रखेंगे, आपको 2 फोटो दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले थैलेसीमिया मेजर में क्या होता है, थैलेसीमिया मेजर में हमारा चिपमंक फेसिस देखने को मिलता है। कैसा होता है, चिपमंक फेसिस। इसके हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जो हमारी मेलर बोन्स होती है ना, जो मेलर बोन्स होती है इन बच्चों की हमारी प्रोमिनेंट होती है। ठीक है, जो इनके नोस्ट्रिल्स होते हैं ये हमारे ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं, मतलब एंटीरियरली प्लेस्ड होते हैं ना। और उसके बाद हो गया सीजर टीथ। इन सीजर टीथ हमारे क्या होते हैं, हमारे प्रोमिनेंट होते हैं। ठीक है, इंसीजर टीथ हमारे प्रोमिनेंट होते हैं, मेलर एमिनेंसिस प्रोमिनेंट होते हैं, और जो नोस्ट्रिल्स होते हैं वो हमारे ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं, जिसको बोलते हैं एंटीरियरली प्लेस्ड होते हैं ना। तो थैलेसीमिया में हमारा क्या देखने को मिलता है, चिपमंक फेसिस देखने को मिलता है ना। क्या देखने को मिलता है, चिपमंक फेसिस, है ना। तो थैलेसीमिया में हमारी प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप देखते हैं। तो थैलेसीमिया में हमने पढ़ा है कि अल्फा 2 बीटा 2, है ना, ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है अडल्ट हीमोग्लोबिन का। अब थैलेसीमिया मेजर में हमारा क्या होगा कि जो बीटा चेन की सप्लाई है वो बंद हो जाती है। तो हमारे यहाँ पे लिखेंगे 0% सप्लाई है हमारी यहाँ पे बीटा चेन की। ठीक है, 0% सप्लाई ऑफ बीटा चेन। तो जब हमारी 0% सप्लाई होगी बीटा चेन्स की, तो क्या होगा, जो हमारी बोन मैरो होती है ना, बोन मैरो हमारी क्या करेगी, ये जो हमारी अल्फा की चेन्स बनाती है इनको कोइल्ड करा देती है टुगेदर, है ना। तो जब ये हमारी कोइल हो जाएंगी एक साथ तो क्या बना देती है, ये हमारी अल्फा 4 के टेट्रामर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, अल्फा 4 के टेट्रामर्स बन जाते हैं हमारे यहाँ पे। मतलब बीटा चेन्स की सप्लाई है नहीं, तो हमारी बोन मैरो क्या कर देती है, जो अल्फा चेन्स है उसी को कोइल करा देती है आपस में। तो हमारे क्या बन जाते हैं, अल्फा 4 के टेट्रामर्स बन जाते हैं ना। तो हमारी बोन मैरो इतना ज़्यादा काम कर रही है कि हमारी बीटा चेन की सप्लाई नहीं है, फिर भी हमारी आरबीसीज बना रही है। बट जो हमारे आरबीसीज बना रही है वो हमारे कौन से हैं, अल्फा 4 के टेट्रामर्स हैं। तो ये हमारे कैसे आरबीसीज हैं, डिफेक्टिव आरबीसी, है ना। कैसे आरबीसीज हैं, डिफेक्टिव आरबीसी। एक तो बोन मैरो ने इतना ज़्यादा काम किया और काम करके क्या बनाया, डिफेक्टिव आरबीसी बनाया। अब बोन मैरो काम भी कर रही है और क्या कर देगी, इन डिफेक्टिव आरबीसीज को खुद से मार देगी, है ना, किल कर देगी। तो इसको क्या बोला जाता है, हमारा इनइफेक्टिव इरेथ्रोपोइसिस, है ना। क्या बोला जाता है, इनइफेक्टिव इरेथ्रोपोइसिस। ठीक है, इनइफेक्टिव इरेथ्रोपोइसिस। इसका मतलब हुआ कि बोन मैरो ने हमारा बहुत ज़्यादा काम किया, पर बोन मैरो ने हमारा क्या किया, अल्फा 4 के टेट्रामर्स बना दिए, जो कि हमारे क्या है, एबनॉर्मल आरबीसीज होते हैं। एबनॉर्मल आरबीसी बनाती है हमारे क्या होंगे, बोन मैरो बना भी रही है खुद से और खुद से ही उनको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इसको बोला जाता है हमारा इनइफेक्टिव इरेथ्रोपोइसिस। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होता है, रेटिकुलोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है। ठीक है, रेटिकुलोसाइटोपिनिया, जो हमारा रेटिक काउंट होता है ये हमारा डिक्रीज होता है ना। रेटिक काउंट हमारे यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो रेटिक काउंट हमारे यहाँ पे डिक्रीज होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा इनइफेक्टिव इरेथ्रोपोइसिस, है ना। तो वहाँ पे हमारे क्या बन गए, अल्फा 4 के टेट्रामर्स बन गए ना। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ते हैं एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस। क्या पढ़ते हैं, एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस। इसका मतलब क्या होता है,
एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस। अब हमारी बोन मैरो तो बहुत ज़्यादा काम कर रही है, ठीक है, आरबीसीज बना भी रही है, उसको खुद से डिस्ट्रॉय भी कर रही है, बट वो सारे आरबीसीज हमारे एबनॉर्मल है, तो बहुत सारे आरबीसी तो हमारे बोन मैरो ही किल कर देगी। उसके बाद हमारा क्या हो गया, जो बचे हुए आरबीसीज होते हैं जो कि हमारे एबनॉर्मल आरबीसीज हैं अल्फा 4 के टेट्रामर्स, जब ये हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएंगे, है ना, सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएंगे तो हमारा क्या होगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में आते ही हमारा स्प्लीन इनको डैमेज कर देता है ना, तो स्प्लीन हमारे इनको क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, तो इसको बोला जाता है एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस, है ना। तो जब हमारे ये जो एबनॉर्मल आरबीसीज हमारे सर्कुलेशन में आएंगे तो सर्कुलेशन में आते ही हमारा स्प्लीन क्या करता है, कर देता है, इनको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो इसको बोला जाता है हमारा एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस, है ना। क्या बोला जाएगा, एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस। अब हमारी बोन मैरो कह रही है कि मैं खुद से सेल बना रही हूँ, खुद से मार भी रही हूँ, जो सर्कुलेशन में भेज रही हूँ उनको स्प्लीन डिस्ट्रॉय कर दे रहा है ना। तो हमारे यहाँ पे अब तीसरा वर्ड पढ़ेंगे, क्या होता है, एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस, है ना, एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस, एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस। इसका मतलब क्या होता है, अब बॉडी सोच रही है कि यार बोन मैरो ने इतना ज़्यादा काम किया पर बोन मैरो से कुछ हो नहीं रहा है ना, तो बॉडी हमारी क्या करती है, जो हमारा आरबीसीज बनाने की जिम्मेदारी है वो किसको सौंप देती है, लीवर और स्प्लीन को सौंप देती है ना, कि बोन मैरो से काम नहीं हो रहा है, आप दोनों काम करो, लीवर और स्प्लीन को बोलती है कि आप दोनों अब आरबीसीज बनाओ, है ना। तो लीवर और स्प्लीन जब हमारे आरबीसी बनाएंगे तो लीवर और स्प्लीन अब हमारे ज़्यादा काम करेंगे, तो ज़्यादा काम करेंगे तो हमारा क्या देखने को मिलेगा, हिपैटोस्प्लीनोमेगैली देखने को मिलेगी, है ना, हिपैटोस्प्लीनोमेगैली, हिपैटोस्प्लीनोमेगैली। और जब हमारा आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है, आरबीसीज प्रोडक्शन अदर देन बोन मैरो, है ना, जब हमारा आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है अदर देन बोन मैरो तो उसको हमारा क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस। तो एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ थैलेसीमिया, है ना। तो आरबीसीज प्रोडक्शन अदर देन बोन मैरो लाइक लीवर और स्प्लीन, ठीक है, लीवर और स्प्लीन। तो हमारा एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस देखने को मिला। हमने देखा इन बच्चों को क्या होता है, चीपमंक फेसिस होते हैं, जो नाक होती है ऊपर की तरफ उठी हुई होती है, जो नोस्ट्रिल्स होते हैं एंटीरियरली प्लेस्ड होते हैं, मेलर अमीनेंसिस हमारे देखने को मिलते हैं, ये दोनों उठे हुए होंगे। और उसके बाद हमारे क्या होते हैं, जो इंसिजर टीथ होते हैं ये भी हमारे प्रोमिनेंट होते हैं, और जो हमारा फ्रंटल हेड होता है ये भी हमारा प्रोमिनेंट देखने को मिलता है ना। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमने देखा एक्स्ट्रा मेडुलर हिमेटोपोइसिस कि जो हमारी आरबीसीज बन रही है वो बोन मैरो में नहीं, अब कहाँ पे बन रही है, हमारी लीवर और स्प्लीन में बन रही है ना। तो इसके कारण हमारा क्या होता है, दो जगह आरबीसीज का हमारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एक तो बोन मैरो में हो रहा है और एक हमारा कहाँ पे हो रहा है, लीवर और स्प्लीन में। तो जब इतनी सारी आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होगा तो इस पेशेंट में हमारा क्या देखने को मिलेगा, सीवियर एनीमिया देखने को मिलता है। मतलब छोटा सा बच्चा है उसमें सीवियर एनीमिया है विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की प्रेजेंटेशन होती है, विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, है ना, विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो हमारा जो थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट होता है ये हमारा कितना होता है, 6 महीने का बच्चा होता है या फिर हमारा 1 साल का होता है ना, लेस देन 1 ईयर होगा, लेस देन 1 ईयर, ठीक है। तो लेस देन 1 ईयर का होता है या 6 महीने का बच्चा हो गया। तो इसमें क्या होता है कि थैलेसीमिया मेजर में हमारी प्रेजेंटेशन यही होती है कि बहुत ज़्यादा सीवियर एनीमिया होता है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे थैलेसीमिया इंटरमीडिया, थैलेसीमिया इंटरमीडिया, थैलेसीमिया इंटरमीडिया। थैलेसीमिया इंटरमीडिया में हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारी 50% सप्लाई प्रेजेंट होती है, 50% सप्लाई हमारी प्रेजेंट होती है बीटा चेंज की, है ना, 50% सप्लाई ऑफ बीटा चेंज हमारी प्रेजेंट होती है। तो हमारी 50% सप्लाई जब बीटा चेंज की प्रेजेंट होगी तो हमारा क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे आरबीसीज बनेंगे, है ना, तो आरबीसीज हमारे कुछ तो बनेंगे नॉर्मल और हमारे कुछ आरबीसीज हमारे यहाँ पे बनेंगे एबनॉर्मल, एबनॉर्मल आरबीसीज। तो हमारे इस पेशेंट में हमारे दोनों आरबीसीज देखने को मिलेंगे, आरबीसीज कुछ आरबीसीज नॉर्मल मिलेंगे क्योंकि हमारी 50% सप्लाई प्रेजेंट है, और कुछ हमारे बनेंगे एबनॉर्मल आरबीसीज क्योंकि हमारी 50% सप्लाई डिक्रीज है बीटा चेन की, है ना। तो जो हमारी यहाँ पे सीवियरिटी होगी डिजीज़ की, सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ ये हमारी डिक्रीज़ कर जाती है ना, सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ हमारी डिक्रीज़ कर जाती है। जैसे कि हमने थैलेसीमिया मेजर में देखा बिल्कुल भी हमारी बीटा चेन की सप्लाई नहीं थी, 0% सप्लाई थी, तो उसमें सीवियरिटी हमारी बहुत ज़्यादा होती है ना। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है ये हमारा बच्चा होता है मोर देन 1 ईयर का, है ना। थैलेसीमिया मेजर में हमने क्या पढ़ा है
कि लेस देन 1 ईयर का बच्चा होता है, और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, मोर देन 1 ईयर का बच्चा होता है, ठीक है। तो इस ये हमारी होती है थैलेसीमिया इंटरमीडिएट की प्रेजेंटेशन। अब हमारी यहाँ पे क्या होती है कि कुछ तो आरबीसी नॉर्मल बन रही है, कुछ एबनॉर्मल बन रही है। तो हमारे यहाँ पे एनीमिया तो देखने को मिलता है पेशेंट को, बट इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होता है, ठीक है। तो एनीमिया है बट नॉट सो सीवियर, है ना, बट नॉट सो सीवियर। और हमारे यहाँ पे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारी 50% सप्लाई प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारे यहाँ पे वो जो हमने सारे ऊपर इसके फीचर्स पढ़े हैं, जैसे कि हमारा हो गया चिपमंक फेसिस हो गया, है ना, चिपमंक फेसिस हो गए, ये मतलब सब देखने को मिलेंगे, बट जो इनकी सीवियरिटी होती है कम होती है। जैसे कि स्प्लीनोहिपेटोमेगाली होगी, बट इसकी भी हमारी सीवियरिटी जो होगी कम होगी, है ना, तो इसकी भी हमारी सीवियरिटी कम होगी। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे थैलेसीमिया माइनर, है ना, थैलेसीमिया माइनर। तो थैलेसीमिया माइनर में हमारा क्या होता है, थैलेसीमिया माइनर में हमारा इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है हमारी। कैसी होती है? इंसिडेंटल फाइंडिंग। कैसी होती है? इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, मतलब इसमें हमारे पेशेंट में 90% सप्लाई हमारी प्रेजेंट होती है बीटा चेन्स की। 90% सप्लाई ऑफ बीटा चेन्स हमारी प्रेजेंट होती है। 90% सप्लाई ऑफ बीटा चेन्स हमारी प्रेजेंट होती है। जब हमारी 90% हमारी सप्लाई बीटा चेन्स की प्रेजेंट है, तो इसके कारण हमारा क्या होगा कि ये जो हमारे पेशेंट होते हैं, ये हमारे एसिम्प्टोमेटिक होते हैं ना। ये जो हमारे पेशेंट होते हैं हमारे कैसे होते हैं? एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो हमारे पेशेंट कैसे होंगे? एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होंगे। मतलब इन पेशेंट को हमारा ट्रेट प्रेजेंट है, बट इनको हमारी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये पेशेंट हमारे एसिम्प्टोमेटिक है, एसिम्प्टोमेटिक है, बट ये हमारे ट्रांसमिट कर सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं? ट्रांसमिट कर सकते हैं डिजीज़ टू नेक्स्ट जनरेशन, है ना, ट्रांसमिट डिजीज़ टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब इन पेशेंट को हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, बट ये हमारे ट्रांसमिट करेंगे डिजीज़ टू द नेक्स्ट जनरेशन। उसके बाद इस डिजीज़ का हमारा डायग्नोसिस कैसे बनाया जाता है? तो डायग्नोसिस के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। बताओ स्क्रीनिंग टेस्ट हमारा क्या होता है? स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर थैलेसीमिया। तो स्क्रीनिंग टेस्ट हमारा थैलेसीमिया के लिए क्या होता है? नेस्ट्रोफ्ट होता है, NESTROFT, नेस्ट्रोफ्ट होता है। नेस्ट्रोफ्ट की हमारी फुल फॉर्म क्या होती है? नेक्ड आई सिंगल ट्यूब RBC ओस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, है ना, RBC ओस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। क्या बोलते हैं? नेक्ड आई सिंगल ट्यूब RBC ओस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, है ना, ओस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। तो ये हमारी इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें हमारा क्या किया जाता है? हम यहाँ पे पेशेंट का सैंपल लेते हैं, ठीक है, पेशेंट का सैंपल लिया हमने ब्लड का, प्लस उसको हम मिक्स कर देते हैं किसमें? हाइपोटोनिक सलाइन में। किसमें? हाइपोटोनिक सलाइन में, है ना, प्लस हाइपोटोनिक सलाइन। तो अब हमारा क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे? जब हमने इसको मिक्स किया तो हमारी रिपोर्ट में दो चीज़ें देखने को मिलेगी। हम कब बोलेंगे कि हमारा नेस्ट्रोफ टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव नेस्ट्रोफ टेस्ट। तो हमारा क्या होता है? अब हम नेस्ट्रोफ टेस्ट देखेंगे। सबसे पहले हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा नेस्ट्रोफ टेस्ट, ठीक है। हम क्या करते हैं? पीछे लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जब हम लाइंस ड्रॉ करेंगे और हमने क्या लिया है? ट्यूब में हमारे पेशेंट का सैंपल है, ठीक है, उसमें हमने हाइपोटोनिक सलाइन ऐड किया है। अगर हमारी लाइंस नहीं देखने को मिलती है, ठीक है, ये जो हमारी ट्यूब है इसमें हमारी लाइंस देखने को नहीं मिल रही है, तो ये हमारा कैसा है? पॉजिटिव टेस्ट है ये, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम? ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेस्ट्रोफ टेस्ट। तो लिखेंगे इसको यहाँ पे, पॉजिटिव नेस्ट्रोफ टेस्ट में द लाइंस वुड नॉट विजिबल, है ना, वुड नॉट विजिबल। तो जब हमारी लाइंस नहीं दिखेगी ट्यूब के पीछे की, तो उसको हमारा क्या बोला जाता है? कि नेस्ट्रोफ टेस्ट हमारा पॉजिटिव है ना। इसी तरीके से याद रखेंगे नेगेटिव नेस्ट्रोफ टेस्ट। तो नेगेटिव नेस्ट्रोफ टेस्ट में हमारी लाइंस विजिबल होती है ना, लाइंस विजिबल होती है। तो देखेंगे दोबारा, जो हमारा नेगेटिव नेस्ट्रोफ टेस्ट होगा इसमें जो हमारी लाइंस है दिखती है ना, तो ऐसे करके हमारी लाइंस देखने को मिलती है पीछे से, तो इसको बोला जाता है नेगेटिव नेस्ट्रोफ टेस्ट, है ना। तो स्क्रीनिंग में हमारा क्या हो गया कि स्क्रीनिंग में हमने पढ़ा कि जो हमारा नेक्ड आई सिंगल ट्यूब RBC ओस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट होता है, इसमें हमारा क्या होता है? पॉजिटिव नेस्ट्रोफ टेस्ट हम बोलते हैं अगर हमारी लाइंस नहीं देखने को मिलती है ना, द लाइंस वुड नॉट विजिबल। उसके बाद हो गया यहाँ पे जो हमारी ओस्मोटिक फ्रेजिलिटी होती है, ओस्मोटिक फ्रेजिलिटी ये हमारी डिक्रीज़ कर जाती है। क्या कर जाती है? ओस्मोटिक फ्रेजिलिटी हमारी डिक्रीज़ कर जाती है ना, ओस्मोटिक फ्रेजिलिटी डिक्रीज। अब हमारी है ना बहुत सारी डिजीज़ होती है जिसमें कि हमारी ओस्मोटिक फ्रेजिलिटी डिक्रीज़ करती है, कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जिसमें हमारी ओस्मोटिक फ्रेजिलिटी इंक्रीज़ करती है। तो है ना, एक निमोनिक बताऊंगा छोटा सा, उससे हमारी ओस्मोटिक फ्रेजिलिटी किस डिजीज़ में हमारी डिक्रीज़ होती है आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। तो ओस्मोटिक फ्रेजिलिटी है ना, इधर लिखते हैं,
ओस्मोटिक फ्रेजिलिटी ये हमारी क्या कर रही है इधर, डिक्रीज। और इधर लिख लेते हैं हम कि ओस्मोटिक फ्रेजिलिटी हमारी यहाँ पे इंक्रीज किस डिजीज़ में करेगी, है ना। तो एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। तो ओस्मोटिक फ्रेजिलिटी डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब नीचे की तरफ बैठ रही है ना। तो बैठने को क्या बोलेंगे, सीट बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, सीट बोलेंगे। तो एस का हो गया हमारा, एस से क्या याद रखेंगे, सिकल सेल एनीमिया। क्या याद रखेंगे, सिकल सेल एनीमिया। आई से हमारा हो गया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्या याद रखेंगे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और टी से हमारा हो गया थैलेसीमिया। ठीक है, तो कितना आसान है याद करना कि ओस्मोटिक फ्रेजिलिटी डी से डिक्रीज मतलब नीचे की तरफ बैठ रही है, नीचे की तरफ बैठ रही है तो सिट न्यूमोनिक याद रखेंगे ना। सिट से हमारा हो गया सिकल सेल एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलेसीमिया हो गया, है ना। इसी तरीके से हम याद रखेंगे हमारी ओस्मोटिक फ्रेजिलिटी किस में इंक्रीज करती है। तो ओस्मोटिक फ्रेजिलिटी हमारी इंक्रीज करती है हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में, है ना। हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में हमारी क्या करती है, ओस्मोटिक फ्रेजिलिटी इंक्रीज कर जाती है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, एच से हमारा क्या हो गया, हाई याद कर सकते हैं। एच से हाई और एच से हमारा हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस। ठीक है, तो ओस्मोटिक फ्रेजिलिटी डिक्रीज के लिए सिट न्यूमोनिक याद किया, और जो हमारी इंक्रीज हो रही है उसके लिए हमने याद किया हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, है ना। तो ये हमारे दोनों छोटे छोटे न्यूमोनिक्स है। उसके बाद हो गया हमारा ब्लड इन्वेस्टिगेशंस। तो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में हमारा क्या देखने को मिलेगा, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में हमारा हो गया कि हमने एक न्यूमोनिक पढ़ा था सती, है ना। जिसने मेरा शॉर्ट्स नहीं देखा वो जाके देख सकता है। हमने कौन सा न्यूमोनिक पढ़ा था, सती न्यूमोनिक पढ़ा था। S4 हमारा सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, A4 एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, T4 थैलेसेमिया और I4 आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इन सब में हमारा क्या देखने को मिलता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, है ना। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हमारा देखने को मिलता है किसमें, थैलेसीमिया में, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे हमारी कुछ आरबीसीज देखने को मिलती है यहाँ पे, जो कि हमारी डिफेक्टिव आरबीसीज होती है ना। इनको क्या बोलते हैं, टारगेट सेल्स। क्या बोलते हैं, टारगेट सेल्स, ऑल्सो कोल्ड कोडोसाइड, है ना। क्या बोला जाता है, कोडोसाइड्स भी बोलते हैं इनको हम, है ना। तो टारगेट सेल्स हमारी कैसी होती है, ये हमारी डिफेक्टिव आरबीसीज होती हैं जिसके बीच में हमारा पिंक पार्ट प्रेजेंट होता है ना। तो डिफेक्टिव आरबीसीज विल बी हैविंग पिंक डॉट, है ना। जिस आरबीसी में हमारा पिंक डॉट सेंटर में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हमारा टारगेट आरबीसी। ठीक है, जैसे कि हमारी नॉर्मल आरबीसी होती है उसमें जो हमारा सेंट्रल पैलर होता है वो वाइट होता है, बट टारगेट सेल्स में हमारा जो सेंट्रल पैलर होता है ये हमारा कैसा होता है, पिंक कलर का होता है। तो देखेंगे टारगेट सेल्स हमारी कैसी दिखती है, ये होती है हमारी टारगेट सेल्स। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे पिंक पार्ट बीच में देखने को मिलता है, तो इसको क्या बोलते हैं, टारगेट सेल्स बोलते हैं ना। उसके बाद हो गया हमारे यहाँ पे ये जो हमारी देखने को मिलती है इसको क्या बोलते हैं, बेजोफिलिक स्टिपलिंग बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, बेजोफिलिक स्टिपलिंग। तो हमने देखा टारगेट सेल्स देखने को मिलेगी, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि एन आइसोसाइटोसिस भी होता है, एन आइसोसाइटोसिस। एन आइसोसाइटोसिस का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमारी साइज़ होती है उसमें वेरिएशन होती है ना, साइज़ हमारा वेरिएशन देखने को मिलता है, इसको हमारा बोलते हैं एन आइसोसाइटोसिस, है ना। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, बेजोफिलिक स्टिपलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, बेजोफिलिक स्टिपलिंग। तो ये हमारी सारी फाइंडिंग है ब्लड स्मीयर की। ठीक है, बेजोफिलिक स्टिपलिंग देखने को मिलती है। उसके बाद हो गया, आप मेरे को बताओ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारा क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर थैलेसीमिया। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ऑफ थैलेसीमिया हमारा होता है HPLC, है ना। क्या होता है HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, है ना। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये होती है हमारी इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, अगर हमारा HPLC चॉइसेस में ना दिया हो, अगर दे रखा हो व्हाट इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर थैलेसीमिया और HPLC नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पे हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस ये हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारा क्या होता है, HPLC होता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब याद रखेंगे हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हम करते हैं तो हमने एक पैरामीटर पढ़ा था, कौन सा, HbA2, है ना। हमने एक पैरामीटर पढ़ा था अभी ऊपर, HbA2। इसकी वैल्यूज़ हमारी कितनी होती है, 3% पे कॉन्स्टेंट होती है ना, चाइल्ड में भी और अडल्ट में भी। बट अगर हमारी HbA2 की वैल्यू मोर देन 3% होती है टेस्ट में तो ये हमारी इंडिकेटिव होती है थैलेसीमिया ट्रेट के लिए। ठीक है, ये हमारी इंडिकेटेड होगी थैलेसीमिया ट्रेट के लिए। ठीक है, तो अगर हमारी मोर देन 3 है वैल्यू तो उसको हम याद रखें कि हमारी क्या है,
थैलेसीमिया ट्रेट हमारी इस बंदे को प्रेजेंट है ना। उसके बाद हो गया हमारी एक्सरे फाइंडिंग्स क्या होती है, एक्सरे फाइंडिंग्स। तो एक्सरे फाइंडिंग में हम सबसे पहले स्कल की पिक्चर याद रखेंगे, बहुत बार आती है, ठीक है। स्कल, तो स्कल में हमारा क्या देखने को मिलता है ना, तो स्कल में हमारा देखने को मिलता है क्रू कट अपीयरेंस, क्रू कट अपीयरेंस, और हमारा दूसरा नाम क्या बोला जाता है, क्रू कट अपीयरेंस और हेयर ऑन एंड अपीयरेंस, है ना, हेयर ऑन एंड अपीयरेंस। तो अभी देखेंगे कैसी दिखती है हेयर ऑन एंड अपीयरेंस। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी बोन मैरो है, हमने देखा कि इसके जो नोस्ट्रिल्स है वो एंटीरियरली प्लेस थे, मेलर एमिनेंसेस हमारे प्रोमिनेंट थे। तो हमारी बोन मैरो काम कर करके थक गई है ना, तो बोन मैरो काम कर करके थक गई, उसको क्या हो जाता है, बोन मैरो का एक्सपेंशन हो जाता है। तो इसी बोन मैरो के एक्सपेंशन के कारण हमारा क्या होता है, बोन मैरो एक्सपेंशन के कारण जो हमारा आउटर टेबल गैप होता है, आउटर टेबल गैप, और जो हमारा इनर टेबल गैप होता है ना, आउटर टेबल गैप और इनर टेबल गैप, ये हमारा इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। तो जब ये हमारा इंक्रीज़ कर जाएगा तो हमारी क्या देखने को मिलेगी, वाइडनिंग ऑफ द डिप्लॉइक स्पेसिस, वाइडनिंग देखने को मिलती है किसमें, डिप्लॉइक स्पेसिस में। तो ये हमारी देखने को मिलती है वाइडनिंग ऑफ द डिप्लॉइक स्पेसिस, है ना। तो वाइडनिंग ऑफ द डिप्लॉइक स्पेसिस देखने को मिलती है, और हमारा क्या देखने को मिलता है, हमारा देखने को मिलता है क्रू कट अपीयरेंस और हेयर ऑन द एंड अपीयरेंस, है ना। ऐसा लगेगा एक्सरे में जैसे कि इसके सर पे बाल उग रखे हैं ना। तो ये देखो ये सारे हमारे देखने को मिल रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है क्रू कट अपीयरेंस और हेयर ऑन एंड अपीयरेंस, है ना। ये हमारा देखने को मिलता है थैलेसीमिया में। तो क्रू कट अपीयरेंस और हेयर ऑन एंड अपीयरेंस किस में देखने को मिलेगी, हमारी थैलेसीमिया में देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद जब हम यहाँ पे एक्सरे हैंड का करते हैं ना, हैंड का एक्सरे करेंगे, तो हैंड के एक्सरे में हमारा क्या देखने को मिलता है, स्क्वेयरिंग देखने को मिलती है मेटाकार्पल्स की। क्या देखने को मिलेगी, स्क्वेयरिंग ऑफ मेटाकार्पल्स, है ना, स्क्वेयरिंग ऑफ मेटाकार्पल्स। तो देखेंगे कहाँ देखने को मिलती है स्क्वेयरिंग ऑफ मेटाकार्पल। तो स्क्वेयरिंग ऑफ मेटाकार्पल्स हमारी इस टाइप से देखने को मिलेगी, है ना, कि हमारी स्क्वायर जैसी फाइंडिंग हो जाती है। तो इसको बोलेंगे स्क्वेयरिंग ऑफ द मेटाकार्पल्स, ठीक है। तो स्क्वेयरिंग ऑफ द मेटाकार्पल्स ये हमारी क्या होती है, अर्लीस्ट फाइंडिंग होती है ना, अर्लीस्ट फाइंडिंग होती है हमारी। स्क्वेयरिंग ऑफ मेटाकार्पल इज़ द अर्लीस्ट फाइंडिंग, है ना, कैसी होती है, अर्लीस्ट फाइंडिंग होती है ये हमारी, ठीक है। तो हमारी अर्लीस्ट फाइंडिंग क्या रहने वाली है, स्क्वेयरिंग ऑफ द मेटाकार्पल्स। स्कल में हमने पढ़ लिया क्रू कट अपीयरेंस और हेयर ऑन द एंड अपीयरेंस, ठीक है। अब हम इसका देखेंगे कि इन पेशेंट्स का हमारा ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है ना। तो ट्रीटमेंट के लिए हम यहाँ पे याद रखेंगे कि सबसे पहले हम थैलेसीमिया मेजर का ट्रीटमेंट करेंगे, है ना, क्योंकि वो हमारा सबसे ज़्यादा सीवियर होता है, थैलेसीमिया मेजर। तो ट्रीटमेंट याद कर रहे हो हम थैलेसीमिया मेजर। अब हमारे इस पेशेंट में क्या हो रहा है, लीवर और स्प्लीन भी हमारे आरबीसी बना रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, बोन मैरो ने भी डिस्ट्रॉय किया। तो हमने देखा कि सीवियर एनीमिया था, है ना। और एनीमिया का क्या इलाज है, हम इस पेशेंट को क्या दे सकते हैं, आरबीसी दे सकते हैं ना। तो पैक्ड आरबीसी दे सकते हैं, पैक्ड आरबीसी, है ना। तो पैक्ड आरबीसी हम इन बच्चों को दे सकते हैं। तो पैक्ड आरबीसी देने की वजह से हमारे बच्चे क्या होते हैं, ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट होते हैं ना, ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट होते हैं, मतलब ट्रांसफ्यूजन के बिना इन बच्चों का काम नहीं चलेगा। तो ये हमारे ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट होते हैं। अब एक चीज़ और याद रखेंगे, जो हमारी नॉर्मल आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है ये हमारी कितनी होती है, 120 डेज होती है। बट जब हम यहाँ पे पैक्ड आरबीसी लगाते हैं तो पैक्ड आरबीसी की हमारी कितनी होती है, 60 to 80 डेज होती है हमारी लाइफ स्पैन, है ना, 60 to 80 डेज पैक्ड आरबीसी की, है ना। तो पैक्ड आरबीसी की हमारी लाइफ स्पैन है 60 to 80 डेज, है ना। तो थैलेसीमिया मेजर के बच्चों को हमारे साल भर में कितने पैक लगाए जाते हैं, 6 to 12 यूनिट, है ना, 6 to 12 यूनिट हमारी इसको लग जाती है बच्चे को, है ना। 6 to 12 यूनिट हमारी इस बच्चे को लग जाती है पैक्ड आरबीसी की। तो मतलब इस बच्चे का बिना पैक्ड आरबीसी के तो काम चलेगा ही नहीं, है ना। उसके बाद हमारा होता है जब हम यहाँ पे इस बच्चे को पैक्ड आरबीसी दे रहे हैं, तो पैक्ड आरबीसी देने के कारण हमारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, आयरन ओवरलोड, है ना, आयरन ओवरलोड। तो ये बच्चे हमारे क्या हो सकते हैं, आयरन ओवरलोड में जा सकते हैं। तो आयरन ओवरलोड को प्रिवेंट करने के लिए ना, आयरन ओवरलोड को प्रिवेंट करने के लिए हमारी 2 दवाइयाँ होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो हम ओरली दे सकते हैं जिसका नाम है हमारे डिफेरिप्रोन, है ना, क्या बोलते हैं, डिफेरिप्रोन बोलते हैं। तो ओरल डिफेरिप्रोन। और सबक्यूटेनियस फॉर्म में हम कौन सा लगा सकते हैं, सबक्यूटेनियस फॉर्म। तो सबक्यूटेनियस फॉर्म में हम लगा सकते हैं डेसफेरोक्सामिन, है ना, डेसफेरोक्सामिन। तो ये हम लगा सकते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे कि आयरन ओवरलोड, है ना, तो आयरन का नाम आ रहा है तो फेरो,
फेरी, है ना। आयरन याद हो गया, आयरन का ओवरलोड, है ना। तो आयरन के ओवरलोड को जो दवाई हमारी डिक्रीज करे, दोनों दवाइयों के नाम में स्टार्टिंग में डी आ रहा है, तो आयरन फेरी और फेरो जो उनको डिक्रीज कर रही है, तो दवाइयों का नाम ऐसे याद हो गया, ओरली डिफेरिप्रोन, और सबक्यूटेनियस फॉर्म में हमारा हो गया ओरली डेस्फेरोक्सेमिन, है ना। तो ये हम दोनों दवाइयाँ ऐसे यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमारे किसी पेशेंट्स को आयरन ओवरलोड हो जाए, है ना, आयरन ओवरलोड हो जाए, तो ये आयरन ओवरलोड को हमारा क्या बोला जाता है, सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस बोला जाता है, ठीक है। सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस बोला जाता है हमारा आयरन ओवरलोड का, है ना। तो आयरन ओवरलोड को हमारा बोला जाता है सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस, है ना। अगर हमारे भी किसी पेशेंट में आयरन का ओवरलोड हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आयरन ओवरलोड की वजह से हमारी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेगी। जो हमारा इंक्रीज आयरन है ये हमारा लीवर को डैमेज कर सकता है ना, लीवर को डैमेज कर सकता है, तो सिरोसिस हो सकता है हमारे पेशेंट को, है ना, सिरोसिस हो सकता है। उसके बाद ये जो हमारा इंक्रीज आयरन है इसकी वजह से हमारा क्या होता है, जो मेलेनिन का एक्सप्रेशन होता है, मेलेनिन एक्सप्रेशन फ्रॉम मेलेनोसोम्स, है ना, जो हमारा मेलेनिन का एक्सप्रेशन होता है फ्रॉम मेलेनोसोम्स, ये हमारा इंक्रीज कर जाता है। मेलेनोसोम्स ये हमारा क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अब हमारा मेलेनिन इंक्रीज कर जाएगा तो हमारे पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। हाइपर पिगमेंटेशन, तो हमारा क्या देखने को मिलता है, हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या हो सकता है, हमारे इस पेशेंट को ब्रोंज डायबिटीज़ डेवलप हो सकती है ना, ब्रोंज डायबिटीज़ डेवलप हो सकती है, तो इसको बोला जाएगा टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस भी डेवलप हो सकती है पेशेंट को, ठीक है। तो ये जो हमारा आयरन है, आयरन ओवरलोड के कारण हमारी कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन है कि हमारे पेशेंट को सिरोसिस हो सकता है, स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है, ब्रोंज डायबिटीज़ हो सकती है ना। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हमारे इस पेशेंट का क्या होता है, एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है। क्या होता है, एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, है ना, एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अब हमने देखा था कि हमारा क्या होता है कि जब हमारा थैलेसीमिया का पेशेंट होता है और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का, तो इन दोनों में हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि हमारा थैलेसीमिया का पेशेंट है या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पेशेंट है ना। तो हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में पढ़ा था कि थैलेसीमिया और हमारा आयरन डेफिशिएंसी, इन दोनों में हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो थैलेसीमिया और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में डिफरेंशिएट करने के लिए हमने वहाँ पे पढ़ा था थैलेसीमिया। तो लेस का मतलब हो गया हमारी यहाँ पे वैल्यू हमारी लेस देन 13 होती है ना, और आई का मतलब हो गया इंक्रीज्ड, है ना, आई का मतलब हो गया हमारा इंक्रीज। तो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, मोर देन 13 होती है। तो मोर देन 13 वैल्यू हमारी मेंडजर इंडेक्स की, है ना, मेंडजर इंडेक्स। अगर हमारी मेंडजर इंडेक्स की वैल्यू मोर देन 30 होती है, आई से इंक्रीज और आई से हमारा हो गया ये हमारा मेंडजर इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है मोर देन 30, तो इसको बोला जाता है हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और उसके बाद थैलेसीमिया में थैलेसीमिया, लेस का मतलब हो गया लेस देन 13, तो इसको हमारा बोला जाएगा थैलेसीमिया, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा यहाँ पे, अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम अल्फा थैलेसीमिया, ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया। तो अल्फा थैलेसीमिया में हमारा क्या होता है, हमने देखा था कि जो हमारी अल्फा की चेन्स होती है ना, हीमोग्लोबिन का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, अल्फा 2 बीटा 2, है ना। जो हमारी 2 अल्फा की चेन्स थी ये हमारी बन रही थी 4 अल्फा जीन से, है ना, किससे बन रही थी, 4 अल्फा के जीन से बन रही थी, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे आउट ऑफ 4 अल्फा जीन्स, है ना, 4 अल्फा जीन्स में से हमारा एक डिफेक्टिव है, 1 इज़ डिफेक्टिव, ठीक है, एक हमारा डिफेक्टिव है। अगर हमारे 4 अल्फा के जीन्स में से एक डिफेक्टिव है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमारी 75% प्रोडक्शन, है ना, कि हमारी 75 प्रोडक्शंस ऑफ अल्फा चेन हमारी अवेलेबल है ना, 75% प्रोडक्शन ऑफ द अल्फा चेन इज़ अवेलेबल। तो 75% अगर हमारी प्रोडक्शन अल्फा चेन की अवेलेबल है तो ये हमारा पेशेंट कैसा होगा, साइलेंट कैरियर होता है ना, साइलेंट कैरियर होता है। बट ये हमारा ट्रांसमिट करेगा डिजीज़ टू द नेक्स्ट जनरेशन, है ना, तो ट्रांसमिट डिजीज़ टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, ट्रांसमिट डिजीज़ टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमारे 4 में से, पहले तो हमने ये कॉम्बिनेशन पढ़ा, फिर दूसरा कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, इसमें हमारा क्या देखा जाएगा, आउट ऑफ 4 अल्फा जीन्स, है ना, 4 अल्फा के जीन्स में से हमारे 2 अल्फा के जीन्स डिफेक्टिव है। अगर हमारे 4 में से 2 अल्फा के जीन्स डिफेक्टिव है तो इसको हमारा क्या बोला जाता है कि 50% सप्लाई हमारी प्रेजेंट है ना, 50% सप्लाई हमारी प्रेजेंट है। और अगर हमारी 50% सप्लाई प्रेजेंट है तो हमारे पेशेंट को क्या होगा, थैलेसीमिया ट्रेट प्रेजेंट है ना,
थैलेसीमिया ट्रेट हमारी प्रेजेंट है ना, थैलेसीमिया ट्रेट प्रेजेंट है। अब हमारे यहाँ पे तीसरा कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे हम। अगर हमारे 4 जीन्स में से आउट ऑफ 4 अल्फ़ा जीन्स अगर हमारे 3 डिफेक्टिव हो जाते हैं, है ना, 3 डिफेक्टिव हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ पे कितनी % सप्लाई प्रेजेंट है? 25% सप्लाई हमारी प्रेजेंट है ना, 25% सप्लाई हमारी प्रेजेंट है किसकी? अल्फ़ा जीन्स की, है ना। तो उसके बाद हो गया हमारे यहाँ पे। अब पेशेंट में हमारा क्या देखने को मिलेगा? तो पेशेंट में हमारा देखने को मिलेगा HbH। क्या होता है ये HbH? तो इसके बारे में पढ़ेंगे HbH के बारे में। अब जो हमारे यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा की चेन्स हमारी मिसिंग है ना, तो 25% प्रोडक्शन हमारी अवेलेबल है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होता है, β4 के टेट्रामर्स बन जाते हैं, ठीक है, β4 के टेट्रामर्स बन जाते हैं। तो ये जो β4 की जो हमारी चेन्स है जो आपस में कोइल कर जाएगी, इसको ही हमारा क्या बोला जाता है? HbH बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? HbH। और ये हमारा जो HbH होता है, ठीक है, इसकी हमारी हाई ऑक्सीजन एफिशिएंसी होती है, हाई ऑक्सीजन एफिशिएंसी होती है ना, हाई ऑक्सीजन एफिशिएंसी होती है। मतलब ये ऑक्सीजन को अपने पास रख लेता है, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को हमारा ये ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेगा। तो इसकी हाई ऑक्सीजन एफिशिएंसी होती है, मतलब अपने पास रख लेगा ऑक्सीजन को, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा ये जो हाई ऑक्सीजन की एफिशिएंसी रहने वाली है, इसकी वजह से हमारा क्या होगा, ये जो हमारा HbH बना है, ठीक है, ये हमारा इनसोल्यूबल होता है। कैसा होता है? इनसोल्यूबल होता है। अब अगर हमारा HbH इनसोल्यूबल होगा, है ना, तो ये हमारा क्या कर जाता है, इंक्लूजन बना लेता है आरबीसी में। क्या कर लेता है? इंक्लूजन्स बना लेता है, किस में? आरबीसीज में। और जब हमारे आरबीसी में इंक्लूजन्स बन जाते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? हमारा गोल्फ बॉल अपीयरेंस। क्या बोला जाता है? गोल्फ बॉल अपीयरेंस, है ना। क्या बोला जाएगा? गोल्फ बॉल अपीयरेंस बोला जाता है, ठीक है। तो गोल्फ बॉल अपीयरेंस हमारी ऐसी देखने को मिलती है, ठीक है। गोल्फ बॉल अपीयरेंस ये हमारे क्या है, ये हमारे β4 के टेट्रामर्स है ना, β4 के टेट्रामर्स। और ये हमारी कौन सी डाई से स्टेन करने पर दिखते हैं? ये हमारे दिखते हैं सुप्रावाइटल स्टेनिंग से स्टेन करने पर, है ना, सुप्रावाइटल स्टेनिंग। तो हम कौन सी स्टेनिंग यहाँ पे यूज़ करते हैं इनको देखने के लिए? सुप्रावाइटल स्टेनिंग यूज़ करते हैं ना। उसके बाद हम यहाँ पे फोर्थ कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या है हमारा, कि आउट ऑफ 4 अल्फ़ा जीन्स, है ना, 4 अल्फ़ा के जीन्स में से हमारे आउट ऑफ 4 अल्फ़ा जीन्स हमारे 4 एब्सेंट है। तो मतलब सारे के सारे हमारे एब्सेंट हैं। तो 4 के 4 हमारे एब्सेंट है। तो 4 के 4 अगर हमारे एब्सेंट है तो 0% सप्लाई है हमारी, है ना, 0% सप्लाई है। तो 0% सप्लाई है तो ये हमारी कैसी प्रेजेंटेशन होती है? फीटल प्रेजेंटेशन होती है। कैसी होती है? फीटल प्रेजेंटेशन होती है हमारी, है ना। तो फीटल प्रेजेंटेशन में हमारे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कि 0% सप्लाई तो हमारी प्रेजेंट है, तो हमारी फीटल प्रेजेंटेशन होगी। अब हमारे यहाँ पे देखते हैं कि फीटल हीमोग्लोबिन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। तो फीटल हीमोग्लोबिन का हमारा फॉर्मूला होता है अल्फ़ा 2, बताओ, और क्या होता है? गामा 2, है ना, अल्फ़ा 2 गामा 2। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है फीटल हीमोग्लोबिन का, है ना। तो हमारे यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा की चेंज तो सारी मिसिंग है, 0% सप्लाई है। तो ये जो हमारी यहाँ पे गामा की चेंज होगी, है ना, ये जो हमारी गामा की चेंज है ये हमारी कोइल कर जाती है आपस में। तो कोइल करने के कारण ये हमारी क्या बना देती है, γ4 के टेट्रामर्स बना देती है ना, γ4 के टेट्रामर्स बना देती है। तो इसको हमारा क्या बोला जाता है? हीमोग्लोबिन बार्ट्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बार्ट्स। और इसकी भी हमारी हाई ऑक्सीजन एफिशिएंसी होती है ना, हाई एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो इसकी हमारी हाई एफिनिटी होती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ये भी हमारा क्या करेगा, ऑक्सीजन को अपने पास रख लेगा, टिश्यूज़ वगैरह को ऑक्सीजन नहीं देगा, है ना। तो ये हमारा होता है हीमोग्लोबिन बार्ट्स। जब हमारे ये हमारा क्या करेगा, टिश्यूज़ को जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, है ना, तो हमारा क्या होगा, बच्चे में एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, हाइपोक्सिया हो जाएगा और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बच्चा ये जो पैदा होगा ये हमारा कैसा होगा, हाइड्रोफिटैलिस। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिटैलिस। मतलब पानी से भरा हुआ बच्चा पैदा होगा, है ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिटैलिस, ठीक है। हाइड्रोफिटैलिस कैसा? नॉन इम्यूनोजेनिक। कैसा होता है? नॉन इम्यूनोजेनिक हाइड्रोफिटैलिस, है ना, नॉन इम्यूनोजेनिक हाइड्रोफिटैलिस, ठीक है। तो ये हमारा होता है नॉन इम्यूनोजेनिक हाइड्रोफिटैलिस। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक बार दोबारा रिवीजन कराता हूँ इसका। जो हमारी अगर 4 में से हमारा एक जीन डिफेक्टिव है तो इसको बोला जाएगा 75% प्रोडक्शन अवेलेबल है, तो इसमें हमारा क्या होगा, साइलेंट कैरियर बोलते हैं। अगर 4 अल्फा की जीन्स में से अगर हमारे 2 डिफेक्टिव हैं तो इसको क्या बोला जाएगा, 50% सप्लाई प्रेजेंट है, तो हमारा थैलेसीमिया ट्रेट प्रेजेंट है। अगर 4 में से हमारे 3 डिफेक्टिव है तो 3 डिफेक्टिव में क्या होगा, हमारे β4 के टेट्रामर्स बन जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, हमारा HbH बोला जाता है ना। इसकी हमारी हाई ऑक्सीजन एफिशिएंसी होती है, तो मतलब ऑक्सीजन को अपने
पास रख लेगा, टिश्यूज़ को नहीं देगा, ठीक है। तो HbH हमारा क्या बना, ये हमारा कैसा होता है, इनसोल्यूबल होता है। इनसोल्यूबल होता है तो इंक्लूजन बना लेता है RBC में, जिसको हमारा बोला जाता है गोल्फ बॉल अपीयरेंस। ये हमारी किसकी वजह से देखने को मिलती है, जब हम इसको सुपरावेटर स्टेनिंग से स्टेन करते हैं ना। उसके बाद हो गया, अगर 4 में से हमारे चारों के चारों डिफेक्टिव है तो हमारी क्या होगी, 0% सप्लाई और फीटल प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है, जिसको हमारा क्या बोला जाता है, हीमोग्लोबिन बार्ट्स बोला जाता है ना। तो हमने देखा कि हमारी फीटल प्रेजेंटेशन, अल्फा थैलेसीमिया में हमने क्या देखा, अल्फा थैलेसीमिया, तो अल्फा थैलेसीमिया में हमने देखा फीटल प्रेजेंटेशन, है ना। तो अल्फा थैलेसीमिया में हमने देखा फीटल प्रेजेंटेशन। तो अल्फा थैलेसीमिया हमारा क्या हो जाता है, लीथल हो जाता है ना, लीथल हो जाता है हमारा किसमें, बच्चों में ही, स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो हमारा अल्फा थैलेसीमिया मोर सीवियर होता है, अल्फा थैलेसीमिया हमारा मोर सीवियर होता है, मोर सीवियर देन बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया हमारा मोर सीवियर होता है देन बीटा थैलेसीमिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, एक बार 3 चीज़ें एक बार रिवीजन कर लेते हैं। थैलेसीमिया मेजर, है ना, थैलेसीमिया मेजर। तो थैलेसीमिया मेजर में हमारे किसके टेट्रामर्स बने थे, अल्फा 4 के टेट्रामर्स बने थे, है ना, क्योंकि हमारे वहाँ पे बीटा चेन की सप्लाई 0 थी, तो हमारी अल्फा की चेन्स कोइल कर गई थी, तो अल्फा 4 के टेट्रामर्स बन गए, ठीक है। इसी तरीके से हम याद रखेंगे जो हमने HbH पढ़ा है ना, HbH में हमारा क्या होता है, बीटा 4 के टेट्रामर्स बनते हैं ना, बीटा 4 के टेट्रामर्स बनते हैं, क्योंकि हमारा वहाँ पे क्या है, अल्फा चेन्स की सप्लाई हमारी कम हो जाती है, तो हमारी जो बीटा चेन्स होती है वो कोइल कर जाती है, तो बीटा 4 के टेट्रामर बनते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अभी हमने लास्ट में देखा हीमोग्लोबिन बार्ट्स, है ना। हीमोग्लोबिन बार्ट्स में हमारा क्या होता है कि हमारे किसके बन जाते हैं, फीटल हीमोग्लोबिन का हमारा फॉर्मूला चेंज होता है ना, क्या होता है, अल्फा 2 गामा 2, है ना। तो हमारे गामा 4 के टेट्रामर्स बन जाते हैं, ठीक है, गामा 4 के हमारे टेट्रामर्स बन जाते हैं। तो ये थोड़ा याद रखेंगे, कौन सी डिजीज़ में हमारे कौन से टेट्रामर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका डिस्कशन है थैलेसीमिया का, इसमें हमने सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लगे तो रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा। थैंक यू।